जोहार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज कुछ ज़रूरी बातें करनी है हिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन जिसका इम्पैक्ट अभी हो रहा है। फ़िलहाल जितनी भी चीज़ें घट रही हैं, चाहे वो किसान आंदोलन से हो या इज़राइल पैलेस्टीन हो या जिस वजह से हम घर में कैद हैं, ये जो बीमारी है, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। आप माने या ना माने, ये रियलिटी है। क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक इंसान की। उसका नाम तो लूँगी नहीं, उसको डिस्क्रिप्शन कमेंट में कर दूँगी। उसने 1994 को कहा था कि हम जो दुनिया है बहुत तेज़ी से एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है, और अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक मेजर क्राइसिस लाया जाए। मेजर क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। आप अब देख रहे हैं कि अभी हम लोग कितने मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये वही मेजर क्राइसिस है। दूसरी बात, एक रुडोल्फ स्टीनर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वैक्सीन को यूज़ किया जाएगा। मेटलिस्टिक डॉक्टर्स जो होंगे, वो किस तरह से उनको ये टास्क दिया जाएगा सो दैट दे कैन सेपरेट द सोल फ्रॉम आवर बॉडी। उन्होंने ये लिखा था, पब्लिश किया था, द क्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ and souls and bodies of man in October 1917। तो ये तो दो लोगों की बात हो गई, एक का तो नाम ले सकती नहीं। तो उन्होंने साफ साफ, ये जो रुडोल्फ स्टीनर है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि आने वाले वक्त में ऐसी वैक्सीन तैयार की जाएंगी जो आपको अलग कर देगी आपके सोल से, और मेटलिस्टिक डॉक्टर्स होंगे जो इस काम को करेंगे। इनकी जो बुक है वो 1917 में आई, पब्लिश पेपर जो पब्लिश किया। इसमें उन्होंने कहा था कि अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ अ हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू देयर विल बी अ वैक्सीन बाय विच द ह्यूमन बॉडी विल बी ट्रीटेड एज सुन एज पॉसिबल डायरेक्टली एट बर्थ, सो दैट द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डेवलप द थॉट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड स्पिरिट। तो आप समझ ही गए कि बात क्या है। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड में हमेशा से। तो वो कैसे है, और वो उसका मोडस ऑपरेंडी देखते हैं क्या है। ठीक है, वो किस तरह से काम करता है, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, ज़रा ये पता लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 1 में। वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हुआ तो शांति की स्थापना के लिए वर्साई की संधि हुई, जिसमें जर्मनी ने खुद को सरेंडर किया अलाइड पावर के सामने। फिर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन को स्थापित करने में वुडरो विल्सन, जो उस वक्त 28th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, तो उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि लीग ऑफ नेशन में जितने भी कंट्रीज़ थे, उसमें अमेरिका नहीं था। हालांकि ये कॉन्सेप्ट वुडरो विल्सन का ही था, उन्होंने इसके पीछे बहुत ध्यान दिया, लोगों को इनकरेज किया कि लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करें। लेकिन इसमें जिस देश का प्रेसिडेंट इसकी वकालत कर रहा है, वो देश इसका मेंबर स्टेट नहीं था। ठीक है, अब आते हैं पेरिस क्लाइमेट जो आपका हुआ था 2015 के आसपास शायद। तो उसमें अमेरिका पार्टनर था, बाद में फिर वो विथड्रॉ कर गया, अभी नहीं है वो उसका मेंबर। इंडिया है, अमेरिका नहीं है, जबकि उसमें $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का बात अमेरिका की तरफ से थी। अब आते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। CDC अमेरिका में, FDA अमेरिका में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वैक्सीन बनाने के लिए बिल गेट्स, आप समझ ही रहे होंगे, अमेरिका का। उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, कैसे उसकी रेसिपी है, वो अमेरिका के पास। लेकिन अमेरिका WHO का मेंबर नहीं है। FDA साफ साफ बोल चुका है कि जितने भी वैक्सीन्स हैं उसको वो कभी अप्रूव नहीं करेगा, कभी नहीं। वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के ही कैटेगरी में रहेगा, वो अप्रूव्ड कभी नहीं करेगा। CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन,
सारे गाइडलाइंस हम लोग उसके ही फॉलो कर रहे हैं, ICMR उसको ही फॉलो कर रहा है। लेकिन ये सब के बावजूद वो WHO का भी सदस्य नहीं है अमेरिका। तो आप खुद सोच के देखिए कि हर जगह अमेरिका का हस्तक्षेप है, मगर वो किसी का मेंबर नहीं है। और अगर कभी वो मेंबर रहा भी है तो वो वहाँ से विड्रॉ कर गया है। क्यों? इसका मतलब यही है कि हम सब उसके गुलाम हैं। वो हमको कमांड करता है और हम उसको मानते हैं। समझ में आ रही है बात? कितना बड़ा गेम कर रहा है अमेरिका। अब आते हैं IMA के ऊपर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसको सभी लोग समझते हैं कि वो सरकारी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक प्राइवेट बॉडी है। इंडियन सोसाइटी एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर किया गया है। IMA की स्थापना ऑफिशियली तो 1928 में हो गई थी, पर उसके पहले उसकी 4 बार बैठक हो चुकी थी। और ऑफिशियली भले 1928 है, बट 1917 में पहली बार उसकी बैठक हुई थी। और जैसा कि रुडोल्फ स्टीनर ने कहा ही था 1917 में ही, कि देयर विल बी अ वैक्सीन इन द फ्यूचर विच विल बी ड्रिवन बाय द मेटलिस्टिक डॉक्टर्स टू सेपरेट योर सोल फ्रॉम योर बॉडी। IMA जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, एक्चुअली में वो डॉक्टर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। पब्लिक वेलफेयर है, लेकिन वो डॉक्टर्स वेलफेयर के लिए काम करती है। और आप देखो कि जितने भी एडवर्टीजमेंट आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स के, सब में IMA अप्रूव्ड, IMA अप्रूव्ड। तो ये लोग होते कौन है किसी भी प्रोडक्ट को अप्रूवल देने वाले? जबकि बेसिकली इनको इस्टेब्लिश ही किया गया था डॉक्टर्स वेलफेयर के लिए। पब्लिक, आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पब्लिक वेलफेयर की बस बातें हैं कहने के लिए, क्योंकि ये भले एलोपैथी वाले जो भी क्लेम करे, ठीक है, कोई भी पैथी बुरी नहीं है, हर किसी का अपने एक क्रेडिबिलिटी है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बेचते हैं तो हर जगह नेचर रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करते हैं। आपके टूथपेस्ट में नमक है, तुलसी है, लौंग है, इलायची है, 100% ग्रीन इंग्रेडिएंट्स है। तो ये समझने वाली बात है। 1917 बहुत ही कंट्रोवर्शियल ईयर लग रहा है मुझे पर्सनली, क्योंकि रुडोल्फ स्टीनर का स्टेटमेंट, IMA की पहली बैठक 1917 में, बाल्फोर डिक्लेरेशन जिसकी पैदाइश इजराइल है और इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका, और किस लेवल पे करता है वो आप देख लो। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। और एक आदमी तो पहले ही बोल चुका था 1994 में कि एक मेजर क्राइसिस की ज़रूरत है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तभी आएगा जब मेजर क्राइसिस आएगा, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट मेजर क्राइसिस। उसके अलावा एक और इंसान है, वॉरबर्ग, UN सेनेट फॉर फॉरेन पॉलिसी। इसने तो पहले ही कह दिया था कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आके रहेगा, चाहे वो कन्क्वेस्ट से आए या कंसेंट से आए। तो कंसेंट तो देख लो, आप तो देख। वॉरबर्ग की ये जो बात है कन्क्वेस्ट और कंसेंट की, वो UN चार्टर 1950 81st कांग्रेस कमेटी, उसमें है ये लिखी हुई बात। तो एक इंसान सोचो, ये 1950 की बात है, वो कह रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। एक इंसान कह रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करने के लिए मेजर क्राइसिस बहुत ज़रूरत है। वहीं 1917 में इसराइल भी आ गया। वहीं 1917 रुडोल्फ स्टीनर का भी एक काफ़ी अच्छा आई ओपनर एक पब्लिकेशन है, और IMA का पहले बैठक भी उसी वक्त हुआ। तो आप समझ लो कि बाबा रामदेव ने किस जगह कौन सी नस को दबाई है। ये बात इतनी छोटी नहीं है जितनी आपको लग रही है। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी भी बातें मैंने अभी आपसे शेयर करी है, आप रिसर्च करें इस पे, इसको पढ़ें। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ट्रस्ट में, बहुत सारी जानकारी।
ये बस एक बीमारी और एक वैक्सीनेशन तक की बात नहीं है। अच्छा, एक आप बात बताओ मेरे को, आप लोग को वो जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिल रहा है आफ्टर वैक्सीनेशन, उसमें क्यूआर कोड है। कभी सोचा है वो क्यूआर कोड किस लिए है? सोच के देखो। वैक्सीनेशन कराने के लिए क्यूआर कोड जनरेट क्यों किया गया है? क्या रीज़न है? सरकार को डेटा बस बनाना है, बना ले। कितने लोगों को दिया, कौन से लोगों को दिया, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? थिंक ऑफ इट, थिंक एंड डू रिसर्च प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।